क्या आपकी गाड़ी का पेट्रोल आपकी जेब और इंजन दोनों पर भारी पड़ रहा है? क्या भारत की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों और हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच इथेनॉल एक संजीवनी है या फिर एक बड़ा रिस्क? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरसी न्यूज़ पर हमारे स्पेशल शो अनफिल्टर्ड विद आरजे अजिंक्य में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वैशाली जी वालचाले जैन। आज हम बात करेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग के उस सच पर जिसने सोशल मीडिया पर काफी शोर मचा रखा है। क्या ये वाकई आपकी गाड़ी के इंजन के लिए खतरनाक है या फिर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और अर्थव्यवस्था का बड़ा गेम चेंजर है? आज हम बिना किसी फिल्टर के और सच का सामना करेंगे टेक्निकल डिटेल्स के साथ। इस मामले की पूरी सच्चाई आप तक लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अब सच का सामना होगा एकदम अनफिल्टर्ड। सो हम लोग आरआरसी के स्टूडियो में हैं। इथेनॉल वर्ल्ड का सबसे ग्रेट फ्यूल अभी जो है पेट्रोल अगेंस्ट टू पेट्रोल या फिर साथ में पेट्रोल के, वैसे भी वर्ल्ड अभी कोलैबोरेशन पे बहुत चल रहा है। तो पेट्रोल एंड इथेनॉल का कोलैबोरेशन अभी बहुत चल रहा है। तो सबसे पहला सवाल मैम आपसे मेरा ये है, भारत सरकार ने E20 मिशन लॉन्च किया है ना, एंड E20 का टारगेट बहुत जल्दी अचीव भी कर लिया। तो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बन के कितने डॉलर्स बचाए? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हाँ। तो देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं ना, बहुत जल्दी किया है, ऐसा हाँ। नहीं है। ये जो EBP प्रोग्राम है, ये 2013-14 में लॉन्च हुआ है और उसके उस वक्त 1.5% से स्टार्ट किया है और ग्रेजुअली बढ़ाते बढ़ाते अभी 20%, 25-26 में उन्होंने अभी लॉन्च किया है। ओके, तो इसमें जो है, हम जो अगर 13 का अगर फिगर लेते हैं, 13-14 का, तो उसमें अबाउट 38 करोड़ लीटर इथेनॉल का सप्लाई उसमें हुआ था। उसमें हमने 1200 करोड़ लीटर अभी जो 25-26 में है, वो जो प्रोजेक्टेड है वो 1200 करोड़ लीटर्स का प्रोजेक्शन है। इसमें 421 करोड़ लीटर्स 2014 में, अबाउट 2000 करोड़ लीटर्स इन 2026 में। ये अपना इंडिया का टारगेट है। अभी इसमें हमने बचाए कितने और क्या क्या इसके बेनिफिट हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, पहले तो यह है कि हम कच्चे तेल के लिए सालों से, है ना, इट्स अ ट्रेडिशन, हम कहीं और देश पर निर्भर है। युद्ध होता है, आप लास्ट 2 मंथ की बात अगर समझे तो 2 महीने में कितने सारे पैनिक हो गए थे कि अरे पेट्रोल मिलेगा कि नहीं, डीजल मिलेगा। भर भर के रख रहे थे घर में पेट्रोल। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भारत ने 25-26 में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय में, मैं अगेन ये करना चाहूँगी कि बहुत फास्टली नहीं किया है, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करके वो टारगेट अचीव किया है। अभी इसमें हमने कितनी विदेशी मुद्रा बचाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम जब घर में रहते हैं तो हम बचाने की बात पे बहुत ध्यान देते हैं, यस, क्योंकि हमारा बाहर जा रहा है ना पैसा। अगर मेरे घर में मेरा बिजनेस है तो मैं चाहूंगी कि भाई मेरे घर का ही बच्चा काम करे, यस यस, या मेरे पास वाले मतलब घर का पैसा घर में रहे बेसिकली। एग्जैक्टली। तो अब तक हमने 1.4 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा बचाई है। बाप रे। ओके, लगभग 244 लाख मेट्रिक टन कच्चे तेल के आयात का विकल्प ये 20% से हमें तैयार हुआ है। सो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की, हमारे भारत देश की। और इथेनॉल की उत्पादन क्षमता 2014 में लगभग 421 करोड़ लीटर से बढ़कर लगभग 2000 करोड़ लीटर हो गई। yes. ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा यह है, इससे वैश्विक तेल, मतलब जो ग्लोबली तेल की कीमतें हैं और बाकी के जो संकट है, अगेन हम ये खनिज तेल ले रहे हैं। yes. हम मतलब हम लोग बैरल में इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी हर बैरल से डायरेक्टली पूरा पेट्रोल तो नहीं बनता है, नहीं है ना। इसमें क्या होता है, उसमें डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है और बाकी जो मतलब रिफाइन होता है वो। अगर 100% आ रहा है तो उसमें से 20% पेट्रोल बनेगा, 30-40% डीजल बनेगा एंड बाकी जो है वो बनते हैं। तो इससे मतलब जैसे आपका कहना है कि इससे और भी हम लोगों ने सेविंग्स ज्यादा की है इंडिया ने। ओके, टचवुड, अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए सेविंग्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब ग्लोबल की हम बात करें, ग्लोबल वार्मिंग किया, हम खनिज तेल कहाँ से निकाल रहे हैं?
ऑब्वियसली अर्थ से अर्थ निकाल से रहे ही हैं। ये तो कभी ना कभी खत्म होने वाला है, तो हमें तो ऑप्शन ढूंढना है, हमें नहीं पूरे वर्ल्ड को ढूंढना है। तो ये हमारा पहला बेनिफिट है। तो आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे पेट्रोल जो है पूरा इथेनॉल पे शिफ्ट हो जाएगा? हो सकता है। हम लोग ग्रोइंग फेज में है ना? yes. तो हम लोग इथेनॉल यूज कर रहे हैं, बट कितने देश है जो इथेनॉल यूज करते हैं? बिल्कुल, पहले ही बार आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये हमारी जनता को मालूम होना बहुत जरूरी है कि वी आर नॉट ओनली वन। सारे देश ऑलरेडी ये अपना चुके हैं। मैं आपको इनका ईयर कब स्टार्ट किया और कितना यूज कर रहे हैं ये सारी चीजें बताते हैं। देखो, ब्राजील है 1975 में, जब क्राइसिस आए थे युद्ध की वजह से, जब ईंधन के क्राइसिस आए थे, तब इन्होंने स्टार्ट किया। तो E27 रेगुलर में है, जैसे हमारे रहते ओल्ड गाड़ी है वो E27 में रेगुलर चल रहा है, और E100 जो है वो फ्लेक्स फ्यूल इंजन पे चल रही है। जैसे हमने अभी लॉन्च किए, मारुति ने वैगनर लॉन्च की है, हीरो ने, इस टाइप के जो है ये मारुति ने कार लॉन्चेस की है, वैगनर। ओके, वो हम लोग किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहे, हम लोग बस इथेनॉल के यूजेस बता रहे हैं। तो जो लॉन्च हुई तो वो तो सभी मीडिया ही बता रहे हैं, वो एक ही है, पहली लॉन्च हुई। एंड प्राइस कॉस्ट कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल आज अकोला में शायद 111 रुपए लीटर है, एंड अगर 1 लीटर इथेनॉल कितने का आता है फिर इंडस्ट्री से परचेस करते हैं, तो वो 64 और 71 वो अलग अलग रहता है। जैसे मेज का है 71, ये इस हम लोग उसको एक बीच में कर लेते हैं। अगर 67 में भी इथेनॉल परचेस आ रहा है, तो भी बहुत बड़ा प्राइस का डिफरेंस हो गया वो। बिल्कुल। तो अगर 100% अगर हो जाए इथेनॉल, तो मुझे नहीं लगता कि ये स्थिर रहेगी। मैं ये कहना चाहूंगी, कम नहीं हो सकती, क्योंकि अभी सारी बढ़ रहे हैं ना, महंगाई सारी बढ़ रही है। अगर समझो मुझे चावल मतलब पेट्रोल के प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे स्टेबल आज भी हम लोग जो यूज कर रहे हैं 112, मतलब इट्स स्टेबल प्राइस, क्योंकि इंडियन ऑयल गवर्नमेंट ने बहुत टोटा इसमें सहन किया है ये वार सिचुएशन में, पर इन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई। इसका वजह भी इथेनॉल है। हमने जो 20% ब्लेंडिंग किया है, मतलब ये जो पहला सवाल था मेरा कि कितने डॉलर्स बचा है, तो वो उन्होंने बैलेंस कर दिया। लेकिन फिर भी 104 से तो 111 हो ही गया। नहीं, अब देखो, अभी जब वो लास्ट अपने वॉर की न्यूज़ेस आई थी, तब अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया, तो वॉर के न्यूज़ेस से क्या हुआ कि 104 का पेट्रोल 111 हो गया, है ना अभी। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि प्राइसेस नहीं बढ़ी है, एक्चुअली बढ़ी है। 104 से 111 तो हो गया, बहुत कम बढ़ी है। कितनी बढ़नी? नहीं तो कितनी बढ़नी चाहिए थी? 40,000 करोड़ पर मंथ का लॉसेस गवर्नमेंट ने बेयर किया है। जो कंपनीज है ना, HPCL, BPCL, इन लोगों ने, आप कभी भी फिगर्स देख लिया उनके ओन वेबसाइट से। अब देखिए, डीजल के बैरल के तो रेट बढ़ गए वार सिचुएशन में। हमारे कितने टैंकर मतलब युद्ध में चले गए, ये हो गया। तो इसमें जो है डीजल के रेट्स तो बढ़ गए, पर हमारे यहाँ का कीमतें बढ़ी। ये कीमतें बढ़ना कुछ है ही नहीं, ट्रांसपोर्ट बढ़ गया डीजल की वजह से। देखो, डीजल टैंकर में आता है, तो वो जो पेट्रोल पंप तक जाता है, उसके तो ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ गए। इतनी तो वो तो बढ़नी ही थी, और वो वाजिब है। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे बढ़ा दिए, 200 कर दिए। पाकिस्तान मतलब आपको लगता है कि पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ना इट्स कैजुअल थिंग, या फिर ऐसा हो सकता है कि 140 रुपए पेट्रोल बढ़ सकता था तो वो 111 पे रुक गया, ऐसा बोलना है आपका? ये यहाँ पे 11 पे है, कहीं 107 रुपए है। वो ये सब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर प्राइसेस डिस्कस हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही होने वाला है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीजें। बाकी के देशों के भी सुन लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट में, यूएस में 1978 में देखिए, जबकि आज 70% ऑयल का साठा उनके पास है यूएस में। अच्छा, उनके पास कौन सा है? E10 है, E15 है और E85 है। ओके, मतलब E85 पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। कनाडा में 1980 में, ठीक है, वो दशक में चालू किया। अगेन E10, E15, E85 फ्रांस में 1990 के दशक में चालू हुआ, E10, E85। उसके बाद में जर्मनी में 2000 E10, उसके बाद स्वीडन में 1994 में E10 और E85, थाईलैंड 2003 E10, E20, E85, ऑस्ट्रेलिया 2003 E10, अर्जेंटीना 2010 और इंडिया में 2003 में स्टार्ट किया। वो 1 पॉइंट समथिंग से चालू किया, और E20 अभी
2025 से चालू कर रहे हैं। मतलब हम कितने पीछे हैं देखिए। ये ऑलरेडी, ये सारे देश ऑलरेडी पैसे बचा के रखे हैं और हम चीटियाँ आ रही है, इसमें पानी है, इस पे ही अटके हैं। दो सवाल मेरे ऐसे थे कि एक तो पेट्रोल पंप में आजकल जो पानी मिल रहा है तो वो कैसे क्या जा सकता है पेट्रोल के वो मशीन के अंदर पानी? देखिए, पहली बात तो मैं इसका खंडन करना चाहूँगी कि इथेनॉल में पानी रहता ही नहीं है। फर्स्ट थिंग, उसको अनहाइड्रस बोलते हैं, अनहाइड्रस इथेनॉल। सेकंड थिंग, अब पेट्रोल पंप में पानी कहाँ से जाता है? अब देखिए, जैसे वो टैंक रहते हैं डीजल के, वो अंडरग्राउंड रहते हैं, तो उसमें अगर सीलिंग वगैरह अच्छे से नहीं हो, सील अगर ठीक से नहीं किया है तो ऊपर का भी पानी जा सकता है। ये पॉसिबल है क्योंकि अगर मेंटेन नहीं है वगैरह, क्योंकि हर जगह तो कंप्लेंट नहीं है। कहीं कोई एक वीडियो में दिखा देता है इसमें पानी, अब उसमें अंदर से लिया है या ऊपर से पानी डाला है ये भी हमें पता नहीं है। हम तो सिर्फ वो रील पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आ रहा है या यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे आ रहा है, तो हम देख रहे हैं उसमें पानी दिख रहा है। किसी ने वो टैंक में से निकाला ऐसा कहीं वीडियो हमें दिखा नहीं है। क्या देखा आपने? पेट्रोल के पास उसमें एक बॉटल दिखा है, उसमें बोल रहा है ये पानी है, बस दैट्स इट। और उसके टंकी में से निकाला, उसमें पानी है। अब टंकी में भी पानी जा सकता है, गाड़ी के टंकी में भी अगर पानी में खड़ी है तो वो जा सकता है। ठीक है। अभी दूसरा सवाल ये है कि ये एक नेक्स्ट वीडियो आप देखो, इसके अंदर एक आदमी ने 50 लाख की गाड़ी खरीदी है। अच्छा। एंड वो E20 मतलब इथेनॉल 20% तक सपोर्ट कर सकती है। अभी जब आप E85 E50 की बात कर रहे हैं तो वो एकदम गुस्सा हो गया कि भाई 50 लाख की गाड़ी खरीदी उसमें E20, तो हाउ कैन इज दिस मैनेजेबल? कैसे मैनेज हो सकता है? ये सब रूमर्स पे चल रहा है। गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज ने ये कहीं नहीं कहा है कि जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं उसमें E85 डालेंगे या E40 डालेंगे, कहीं नहीं कहा है। इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन की नई गाड़ी बन रही है, जो मैंने अभी अपना रेफरेंस हुआ है, जैसे वैगनर ने लॉन्च की। इस टाइप की गाड़ियां सब स्टार्ट होंगी तब ये E85 का कंसेप्ट है आएगा। इसमें नहीं मिलावट हो रही है। एंड फॉर एग्जाम्पल जस्ट अज्यूम करते हैं मेरे पास में E20 सपोर्ट कोई कार है, अभी मैं एक हाथ पेट्रोल पंप पे चला गया पेट्रोल भरने, एंड मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ E80 E50 का मिक्सअप पेट्रोल चल रहा है, तो वो कैसे मैनेज होगा? देखो, जो पेट्रोल पंप्स रहेंगे उस पे E20 प्योर पेट्रोल और E85 के इथेनॉल के अलग अलग पंप्स रहेंगे। ऐसे ऑलरेडी दिल्ली में लग चुके हैं। या ऐसा रहेगा तो उसमें कोई ये नहीं। और आपके जो गाड़ी है वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये गाड़ी किसके लिए कंपेटेबल है, E20 के लिए है, E85 के लिए है या E40 के लिए, या प्योर पेट्रोल वाली है। वो डायरेक्शन के हिसाब से आपको अपना पेट्रोल भरना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। कि जिन्होंने पुरानी गाड़ी खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक गाड़ी है पैशन, ठीक है, 2 व्हीलर है, एंड वो आई थिंक 2010 जब इथेनॉल 2012 की बाइक है वो, अगर वो बाइक प्योर पेट्रोल पे है और अभी E20 चल रहा है और E20 का पेट्रोल उसमें डाल रहा है, तो वो बाइक्स के इंजन या फिर पार्ट खराब नहीं होंगे? मुझे पहली बात बताइए, गाड़ी का लाइफ कितना होता है? इंश्योरेंस गाड़ी कब तक देती है? 10 साल 15 साल। 10 साल। आप कितने साल की बात कर रहे हैं? 2012 की। 12 के। एक कॉमन मैन अगर नहीं, सुनिए मेरी बात। गाड़ी का हर एक चीज का अपना भी तो लाइफ होता है, तो गाड़ी का भी लाइफ होता है। वो मशीन है इसलिए हम उसको घुमाते जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो भी चलेगी। अब इतनी पुरानी गाड़ी वैसे तो ऐसे भी पेट्रोल पे कितना एवरेज देती है? 50-55 का तो देती नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी पैशन या फिर स्प्लेंडर, मैं किसी ब्रांड को फिर से प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी पुरानी बाइक जो ज्यादा एवरेज के लिए कॉमन मैन खरीदता है, मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक होते हैं मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास एंड एक हायर क्लास, है ना। तो ये लोअर मिडिल क्लास से भी लोअर लोग जो है, जो भी लेबर्स है हमारे, जिनको कन्वीनियंट स्पेस चाहिए, उनकी बेचारी की दिन भर की तनख्वाह ही 500-600 है, तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे हर 15 साल में गाड़ी? अफोर्ड करने की बात ही नहीं है। मेरा क्या कहना है, गाड़ी जो भी ले रहा है उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा कि या नहीं देना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर कोई भी गाड़ी को मेंटेनेंस देते हैं तो वो गाड़ी आज E20 पे भी चलती है। मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स है कि E20 पे अगर आप जो आप बोल रहे हैं मिडिल क्लास लोअर क्लास, अब उनकी गाड़ी के एवरेज
अच्छे थे। जैसे 2 साल पहले की आप बात करेंगे, 2023 में हमारा जैसे E20 हुआ, उसके पहले सिर्फ पेट्रोल पे थे। फिर भी ऐसी जो 15-15 साल से यूज कर रही गाड़ी है, वो 3-3, 4-4 साल वो उसकी सर्विसिंग ही नहीं करवाते थे। तो उनका एवरेज, मेरे पास एग्जाम्पल्स है उसके सारी चीज़ों के, कि वो गाड़ी 10 और 15 और 20 एवरेज देती है। तो ये यहाँ तक नहीं ना भाई, E20 को कंपेटेबल कैसे रहेगी वो। मेन बात यह है कि अगर आप अच्छे से सर्विसिंग करेंगे, रेगुलर गाड़ी कोई भी कार हो या कोई भी हो, हमारे पास स्विफ्ट के एक ओनर थे, उसके बाद पोलो करके एक गाड़ी है, वो मतलब एक्सटेंडेड वारंटी में है, अभी 15 साल हो गए उसको, फिर भी वो अच्छी चल रही है E20 पे, क्योंकि क्या उसकी सर्विस कंपनी में है डायरेक्ट। तो ये चीज़ें अगेन, जैसे हम खुद को मेंटेन करना है, तो हम जैसे हमारी केयर करते हैं, वैसे हमारी गाड़ी की भी केयर करना जरूरी है। शुगर मिल्स हो गई, डिस्टिलरी हो गई, ये इथेनॉल जो है वो प्रोडक्शन करती है भारी मात्रा में जी। ठीक है। अभी कुछ शेयर मार्केट में भी इसकी कंपनियां जो है वो लिस्टेड, जैसे कि बहुत सारी शुगर कंपनीज है जो लिस्टेड हो गई है अभी। तो इसमें फ्यूचर में क्या ग्रोथ आपको मतलब इथेनॉल कंपनीज को मिल सकती है, या फिर ये शेयर मार्केट में या फिर अपने फाइनेंस मार्केट में इसका क्या ये हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, मैं टोटल शेयर मार्केट्स की तो हम बात करेंगे, पर इससे पहले हमारे जो फार्मर्स है, हम पहले इनका फायदा देखेंगे। बाकी सारी अर्थव्यवस्था उन पे ही तो डिपेंड है। क्योंकि हाँ। देखो, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल जो है वो आता है टूटे हुए जो राइस रहता है, चावल और मक्का, ये दोनों कौन प्रोडक्शन करता है? फार्मर्स करते हैं। गन्ना कौन गन्ने का प्रोडक्शन? फार्मर्स। और हमारी टोटल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा फार्मर्स है? सबसे ज्यादा हिस्सा तो फार्मर्स ही सबसे है। ज्यादा। हम 60 से पहले 80 था, अब हम 60-70 पकड़ेंगे। तो तो बताइए, अगर ये इसका ग्रोथ होता है तो पहले अर्थव्यवस्था किसकी अच्छी बनेगी? फार्मर्स की। अच्छा, नॉट ओनली दिस, सिर्फ गन्ना खरीदेंगे ये नहीं, इसका जो जैसे गन्ने से हम ये इथेनॉल बनाते हैं, इथेनॉल बनने के बाद उसका जो वेस्ट रहता है, बगैस जिससे बोलते हैं, वो एज ए फ्यूएल करके बॉयलर्स में काम आता है। अब शेतकरी कपास का प्रोडक्शन करता है, कपास का जो वेस्ट रहता है, हम जिसे मराठी में उसको पराठी बोलते हैं। हाँ, तो वो जो है वो भी फ्यूएल के लिए काम आता है। सोयाबीन का वेस्ट रहता है, वो भी एज ए फ्यूएल यही डिस्टिलरीज में काम आता है। तो किसका फाइनेंशियल अच्छा बन गया? जो हम जला देते थे, उसके बाद राइस है, चावल है, इसका भी जो वेस्ट होता है, ये भी सब इसमें काम में आता है। तो इसमें अर्थव्यवस्था किसकी अच्छी बन रही? भारत की, इंडिया की, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी बन रही, और एक एक का जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसकी बढ़ रही है। जो वेस्ट जाता था, जैसे हम कपास की जो आता है लास्ट वाला, जो पलाटी बोलते हैं हम मराठी में उसको, तो वो 4,000 रुपये टन के हिसाब से, 3 या 4,000 रुपये टन के हिसाब से खरीदते, जो कि जला देते थे लोग। तो ये पहला मार्केट में ये जो फीड स्टॉक हम यूज़ कर रहे हैं, इसका इफेक्ट सीधे सीधे फार्मर्स पे पड़ेगा। इनका आय बढ़ेगी, इनका इनकम बढ़ेगा। फर्स्ट थिंग, शेयर में जो जाएंगे तो ऑब्वियसली, पर अभी ये टाइप के रूमर्स में मैं शेयर मार्केट की बात नहीं करूँगी। ये जब हमारे फ्लेक्स फ्यूल इंजन आएंगे, E85 आएगा, तब 100% शेयर मार्केट भी अच्छा बन जाएगा। अभी इसमें लोकल में जैसे कहीं से भी हमारे यहाँ जहाँ राइस का प्रोडक्शन है, जैसे भंडारा, गोंदिया, ये साइड में है। मक्के का उत्पादन, इधर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मराठवाड़ा पूरा ये साइड में है, मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ। और बाकी देशों, बाकी पूरे इंडिया में हर जगह मक्के का उत्पादन होता है, राइस का, पंजाब है, ये सारे यहाँ पे होता है, एक्सेस रहता है। हम कोई ईडेबल, और मैं एक पॉइंट टू बी नोटेड, कि हम कोई ईडेबल जो खाने के लिए योग्य है, ये कोई भी चीज़ यहाँ इस्तेमाल नहीं होती। ब्रोकन राइस रहता है, बिल्कुल बारीक सी ऐसी रहती है। मैं आपका उसको फोटो भी दिखा देती हूँ आपको, ऐसा भी स्क्रीन पे आपको दिखेगा वो फोटो। तो ये इस टाइप का हम राइस देते हैं। और FCI भी राइस देती है, वो कौन सा? जो नॉन ईडेबल है, एक्सेस पड़ा है स्टॉक में। अब ये तो नुकसान हो गया ना, गवर्नमेंट को तो परचेस करना पड़ता है वो राइस फार्मर्स से, क्योंकि वो फार्मर्स का बिना परचेस करे तो नहीं रोक सकते। तो वो भी राइस जो कि नॉन यूजेबल है, वो भी ये डिस्टिलरीज को सेल किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू।
आपकी ये बात हो गई कि आपदा को अवसर में बदलो, यस, है ना। डेफिनेटली। लेकिन अगर कोई अगर फार्मर है, फॉर एग्जांपल मैं फार्मर हूँ एंड मेरे पास में मकई का, मैं मेरे खेत में बीज डालता हूँ, मेरे पास में मकई का प्रोडक्शन होता है, तो अगर मैं उसको सेल आउट करना चाहूँ तो वो सारे डिस्टिलरीज तक कैसे रीच आउट हो जाए? देखो इसके तो मतलब रीच आउट होने के कौन से वेज है जहाँ पर वो फार्मर्स अपने सारे मतलब ये जो प्रोडक्शन है वो बेच सकता है? बिल्कुल, ये तो इससे मार्केट्स रहे, हर जगह कृषि उत्पन्न बाजार समिति मार्केट्स रहते हैं, सेल के मार्केट्स रहते हैं, एपीएमसी अपन हम जिसको बोलते हैं, तो वो मार्केट्स में हम आप जाके माल रेगुलर दे सकते हैं। वो तो अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास में मेरे को मार्केट के रेट 20 रुपए केजी मिल रहा है जी, एंड मुझे डायरेक्ट फैक्ट्री को सेल आउट करना है, तो वो अगर मैं 22 या 25 रुपए अगर मुझे उधर से मिल रहा है, या फिर फैक्ट्रीज भी तो डायरेक्ट गवर्नमेंट से खरीदती होगी, तो डायरेक्ट फार्मर से परचेसिंग क्यों नहीं होता है? देखो क्या है ना, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। डायरेक्ट फार्मर से खरीदना, उसका टेस्टिंग होता है पहली बात। जैसे आप एक है फार्मर और 3-4 है, आपका प्रोडक्शन अच्छा हुआ, क्वालिटी अच्छी है, और किसी की एक की क्वालिटी अच्छी नहीं, एक को हमने 22 रुपये दे दिया, एक का माल थोड़ा कम स्टैंडर्ड का था, उसको हमने 20 रुपीज़ दिया, तो वही झगड़े चालू हो जाते हैं। और फैक्ट्री को बहुत ज़्यादा मटेरियल लगता है। सपोज 75 KLPD की अगर ये है डिस्टिलरी है ग्रेन बेस्ड की, तो उसको 170 टन नियर अबाउट 170 या 180 के बीच में वो इतना लगता है। तो अगर फैक्ट्री खुद ही परचेस करने लगेगी तो फार्मर्स को हैंडलिंग करना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए वो एक एपीएमसी एक सेंटर है, वहाँ से उनको भी टैक्सेस मिलते हैं। ये सप्लाई चेन है ये पूरी। और फिर वेंडर्स भी रहते हैं जो बल्क में हम जिनको मतलब उनके अलावा हो ही नहीं पाएगा, मतलब ये सिस्टम ही नहीं बन पाएगा, ऐसा आपका बोलना? हम बना भी ले तो भी फिर बाकी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्योंकि मेन हमारा फोकस है प्रोडक्शन पे, तो अगर फैक्ट्रीज खुद से खरीदने लगे तो वो थोड़ा सा अच्छा, मतलब डाइवर्सिफाई हो जाएगा। सवाल ऐसा है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता आपका बनाने का सपना है, ऐसा मुझे लगता है, या फिर गवर्नमेंट का ऐसा सपना है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बना दे। गन्ने और मक्के की खेती के अलावा ऐसा क्या अनयूज वेस्ट है जो इथेनॉल बनाने में यूज टू है एंड ग्रामीण इकोनॉमी, मतलब जो गांव की इकोनॉमी, उसको बूस्टअप कर सकता है? बिल्कुल। मैं इसके लिए पहले तो हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी मोदी जी और आदरणीय गडकरी साहब, पुरी जी और पूरा हमारा इंडियन गवर्नमेंट, इनके तो पूरे भारत के लोगों ने शतशः उनके थैंक्स बोलना चाहिए। 100 बार भी उनको थैंक्स बोलेंगे ना तो भी ये उपकार कम नहीं होंगे, क्योंकि इनका सपना था, मोदी जी का सपना था, गडकरी जी का सपना था, और जो भी एंटायर हमारी टीम है गवर्नमेंट की, उनका सपना था कि भारत के हर एक किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता बने। अन्न कितना लगता है एक एक आदमी को, उसके अगेंस्ट हमारा प्रोडक्शन कितना है, ये बात बहुत समझने की मतलब ध्यान में रखने की बात है, और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं वेस्ट से बेस्ट बनाना। जैसे अभी क्या है, गन्ने और मक्के के अलावा अच्छा जो मक्का है वो जितना लगता है उतना हम खाएंगे, उसके कॉर्न बनाएंगे। आजकल तो बहुत सारे कैफेज में कॉर्न कितने बनेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो बन सकते हैं। प्रोडक्शन के अगेंस्ट हम खाने के लिए कितना यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। तो फिर बचा हुआ क्या करना है? अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया बचा हुआ हम नहीं परचेस करेंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है अन्नदाता से ऊर्जादाता, तो ये जो वेस्ट है और बचा हुआ है इसका क्या यूज करना है, तो ये इथेनॉल प्रोडक्शन में सारी चीज़ें यूज होगी। ये एक चीज़ है, उसमें एक एडिशनल मार्केट भी उपलब्ध हो जाएगा फार्मर्स को। अगर ये यहाँ बेचते तो एक एडिशनल मार्केट हो गया ना इसका, राइस का, मक्के का, गेहूँ भी है, उसमें गेहूँ भी आता है, पर गेहूँ में स्टार्च का परसेंटेज कम है, इसलिए इंडस्ट्रीज लग रही है ग्रेन बेस्ड, उसमें वो मल्टीफीड रहते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हम ले लेते हैं। अब जैसे जहाँ भी ये ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी लग रही है वो ग्रामीण क्षेत्र में लग रही है, सारे इंटीरियर में जाके लग रही है, तो इसमें तो फ़ायदा सभी का हो रहा है। वहाँ के लेबर्स लग रहे हैं,
वहाँ की खेती के लिए भी अब जो भी फ्यूल आता है वो आजू बाजू के गाँव से ही आता है, तो ये भी एक उनका बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हम अगर इथेनॉल बनाते हैं तो उसमें वेस्ट भी रहता है, जैसे स्टार्च निकल आया उसके बाद जो प्रोटीन रहता है उसका बनता है DDGS, जिसको हम पशु खाद्य बोलते हैं। तो ये इतना हाई प्रोटीन है, उसमें कुछ प्रोटीन्स और एडिशनल कुछ करके ये पशु खाद्य बनता है, तो ये इजीली अवेलेबल होता है। तो मेरे ध्यान में एक चीज आई कि फॉर एग्जांपल गोट फार्म हो गए, पोएट्री फार्म्स हो गए, ये जो फार्मिंग्स के लिए उनका जो फीड बनता है या फिर डॉग्स के लिए हो गया, मछलियों के लिए हो गया, फिश फार्म्स हो गए ऑब्वियसली, तो उसका इसका उपयोग उधर भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि फार्मर्स ने आई थिंक मका प्रोडक्शन एंड शुगर केन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक वे में उसे ज्यादा स्कोप है ऐसा लगता है। ओके, अभी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सोशल मीडिया पर अभी E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने का बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, है ना। अभी कुछ पुराने रबर सील्स हो गए या फिर गैस्ट्रिक या फ्यूल पाइप्स हो गए, वो वास्तव में कोई नकारात्मक प्रभाव डाल रहे आपकी इंडस्ट्री पर? मतलब इन सारी वीडियोस से इथेनॉल इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट आ रहा है? नहीं, पहले तो हम वो चीज़ क्लियर करें कि खराब हो रही है या नहीं। मुझे बताइए, रबर सील बदलना पड़ता है या नहीं बदलना पड़ता? मेरा आपसे सवाल है। बदलना पड़ता, ऑब्वियसली कुछ दिनों बाद, साल बाद, 2 साल बाद तो बदलना ही पड़ता है। अगर हम उसको बदलेंगे नहीं तो इंजन खराब होगा कि नहीं होगा? तो अभी क्या है ना, ये जो वीडियो दे रहे, क्योंकि हम क्या है ना, हमारी एक टेंडेंसी है हम सबकी, मैं किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक पे नहीं, हम ना जो देखते हैं बस उसको सही समझते हैं। अरे वो सच क्या है, वो डीपी फेक है या AI से बनाया है, या जैसे मैंने वो पेट्रोल का उदाहरण दिया, वो पानी डाल के किया है, टैंक से लिया, ऐसा कहीं दिखाते नहीं है। तो इस टाइप के रूमर में हम भरोसा, और हमारी एक आदत है, हम बुरी चीज़ है ना वो जल्दी एक्सेप्ट कर ले, तो अच्छी चीज़ सामने वाला बिठा के पैसे दे के भी बताए तो भी हम नहीं समझते। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, अभी और एक सवाल ऐसा है कि इथेनॉल के कारण गाड़ी के माइलेजेस पे फर्क पड़ रहा है? देखो, माइलेजेस मतलब अभी एज पर माय स्टडी ऐसा लग रहा है कि 3 to 4% इफेक्ट आ रहा है उसका। ये तो गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि भाई 3 to 4% हो माइलेज सकता में है। कमी होगा ही, ऐसा नहीं। अब उसमें अगेन फिर से वो आई थिंक मेरा आंसर वो रिपीट होगा, पर अगेन आपका माइलेज जो है वो आपके कार के मेंटेनेंस पे डिपेंड, रोड की कंडीशन फर्स्ट थिंग, उसके बाद आपका मेंटेनेंस कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। ये सारी चीज़ें फर्स्ट थिंग। स्पीड, हम अगर 80 का स्पीड गाड़ी बोलती है, 80 का मुझे मेंटेन करो, हम 120 पे ले जाएंगे तो माइलेज कैसे आएगा? अगर अभी मेरा एक टैकल सवाल इसके ऊपर है कि अगर भारत सरकार ने समृद्धि जैसा नेशनल हाईवे बनाया है, बिल्कुल 80, 100 and 120, बिल्कुल, अगर वो रोड उस वे से बनाए तो हम लोग भी उसी वे से, क्योंकि हम लोगों को भी क्या है ना, समृद्धि बनाए इसलिए है कि यहाँ से अगर अकोला से मुंबई मुझे पहुंचने के लिए 10 घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं, मैं 6-7 घंटे 8 घंटे में वो डिस्टेंस कवर अप कर लूँ, तो ऑब्वियसली हम तो भगाएंगे ही गाड़ी। मेरा अगेन यही है कि अरे 3 लेन दी है ना, देयर आर 3 लेन्स, ओके, 80, 100 and 120। आपकी 80 के स्पीड की गाड़ी है, 15 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है, तो आप 80 पे चाहिए। सिंपल है ना। अगेन देखो, गाड़ी आपकी है, गियर आपको करना है। आप बोलेंगे कि यार मैं 15 साल, मुझे बताइए 70 साल के आदमी से आप 1 क्विंटल का ये बैग उठाएंगे? यस और नो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। फिर 15 साल की गाड़ी को आप बोलेंगे नहीं उठू, मेरा तो रोड है 120 का, तो मैं, इट इज नॉट पॉसिबल ना। इन केस इन फ्यूचर कि E20 में प्लस होकर E40, E50 जैसे हायर इथेनॉल्स अगर आ जाते हैं पेट्रोल में, है ना, तो ये जो प्रेजेंट में इंजन अभी बिक रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, या फिर अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर अभी जो इंजन बन रहे हैं, गाड़ियां बन रही है, कैपेबिलिटी के हिसाब से बन रही है? अभी BS6 जो बन रहे हैं ना, वो सभी E20 के लिए। और तो इससे प्राइजेस पे क्या इफेक्ट हो सकता है? कौन से प्राइजेस? इन गाड़ी के प्राइजेस पे। नहीं, गाड़ी के प्राइजेस पे क्या इफेक्ट होगा? कुछ भी नहीं, पुराना ही होगा। नहीं, उसमें क्या बहुत माइन्यूट चेंजेस है। अगर मतलब मैं उसमें टेक्निकल में नहीं जाना चाहूंगी, आप
कुछ टेक्निकल्स उनके वीडियोस है, जो ओनर्स है इंडस्ट्री के, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, उसमें कुछ पाइपलाइन या जो मामूली चेंजेस है उसमें कीमतें पर असर नहीं है, क्योंकि अभी भी V6 इंजन के आ रहे हैं ना गाड़ी है, उसमें रेट में कोई फर्क नहीं है। एंड ये जो अभी फॉर एग्जांपल अगर जैसा E20 समिट अभी चल रहा है, E20 चल रहा है ना, हम पेट्रोल में भी E20 मतलब इथेनॉल 20% मिक्स कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग इथेनॉल 40% मिक्स करना शुरू कर देंगे उस दिन इनके माइलेज पे भी थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, जैसे आपने बोला है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये जो गाड़ियाँ जो बनेगी E85 E40 की, वो अलग से बनेगी। अभी जो अप्रैल 23 के बाद जो बनी है BS6 गाड़ी जो है वो E20 के लिए परफेक्टली डिजाइन की है। ओके। इसमें कन्वर्जेबल किट का एक भी प्रयोग चल रहा है, मतलब वो आ गई है मार्केट में, उसमें कोई एक किट भी दे रहे हैं, उसमें भी वो हम यूज कर सकते हैं। अभी इथेनॉल E20 तो आ ही रहा है। E20 हम लोग सब लोग, अभी कोई नहीं है ऐसा जो E20 जिसके गाड़ी में E20 का पेट्रोल ना हो, बट इंडिया इनकेस E85 एंड E100 के ओर जाता है तो इसका अपनी जो फूड इंडस्ट्री है या फिर फार्मर्स जो भी उगा रहे हैं अन्न, तो उसके बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि उधर ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो खाने के लिए हम लोग कुछ तो भी और ऑप्शन ढूंढे और ये सारा इथेनॉल की लिए जाए। नहीं, आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में भारत भूखा ना रहे। नहीं, ऐसा तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट सबके माँ बाप होते हैं, बराबर है, तो माँ बाप क्या करते हैं, पहले अपने खाने का इंतजाम, बच्चों के खाने का इंतजाम पहले करते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, अगर सैलरी आती है तो पहले खाने का, मकान, रहना, रोटी कपड़ा ये है ना, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीजों पे ध्यान देता है। तो ऑब्वियसली पहला तो मतलब बिल्कुल निगेटिव है आपका आंसर कि इसमें कोई असर पड़ेगा खाद्य सुरक्षा पे, मतलब ईंधन और इनके चक्कर में, तो बिल्कुल भी नहीं। पहली बात, क्यों नहीं, क्योंकि ये जो खाद्यान्न पे निर्मित जो इथेनॉल हम बना रहे हैं, तो इस पर दबाव इसीलिए नहीं आएगा कि हम जो यूज कर रहे हैं, जो राइस यूज कर रहे हैं, जो नॉन एडिबल, स्पेसिफिक वर्ड है, जो खाने के उपयोग में नहीं आता है, वो चावल जो बारीक राई जैसा रहता है, वो जिसमें बहुत सारा कचरा भरा होता है, कोई साफ नहीं करता उससे, अच्छा हम उससे नहीं इथेनॉल बनाते, हम भी उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको साफ करके सॉर्ट करते हैं। हाँ, सॉर्टेक्स मशीन रहती है, उससे प्योर करके फिर उसका इथेनॉल बनता है। तो पहली चीज़ कि एडिबल कोई भी खाने वाली चीज़, मतलब जो राइस है, जो लोगों के खाने के लिए उपयोग में आता है, वो हम यहाँ पे यूज नहीं करते। पहली बात, मका हम डेली यूज में नहीं, जितना राइस खाते हैं उतना मका हम खाते नहीं। मका का भी बल्क प्रोडक्शन है इंडिया में, जो कि एक्सेस है, तो वो मका भी हम इसी के लिए यूज करते हैं। और सिर्फ हमारे खाने की बात नहीं, पशुओं को भी चाहिए, तो पशुओं को भी मका ही देते हैं। और ये जो इथेनॉल बनाते हैं, उसका जो वेस्ट आता है, जो DDS हम बोलते हैं, वो भी कैटल फूड के लिए ही यूज़ होता है। तो ये भी एक प्रोविजन है उनके खाने की। हम जैसे क्रूड ऑयल आने के बाद हमारा 20% पेट्रोल निकलता है, 30 या 40 जो भी निकलता है उसमें डीजल और बाकी के बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। उसी तरह हम राइस, टूटा हुआ राइस, नॉन ईडेबल राइस और मका, इनका यूज करके जो जैसे 20% हम पेट्रोल क्रूड ऑयल में से निकालते हैं, उसी तरीके से उतना ही हम पेट्रोल निकालते हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं वो अगेन एज अ कैटल फूड करके यूज होती है। तो इसमें खाद्यान्न पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये 100% श्योर है। सो अनदर क्वेश्चन इज कि इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज क्लेम फॉर E20 रिलेटेड डैमेज, व्हाई? गवर्नमेंट ने भी प्रेस रिलीज करके ये इस बात को क्लियर कर दिया है कि इंश्योरेंस का इस पर कोई असर नहीं होगा है, क्लेम 100% मिलेगा। Yes, 100% मिलेगा। And the next one is the government told Supreme Court that E20 is just an experiment. Is that true? नहीं, ये भी बिल्कुल False झूठ है, बात है, myth है। फॉल्स है ना। इसमें है, दिस केस वाज अबाउट इथेनॉल प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, नॉट E20 मेरिट्स। ये जो था, ये एक प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट की केस थी, इसकी नहीं थी। ओके, एंड द अटॉर्नी जनरल्स ऑफिस क्लियर्ड ऑन 13/6/26 को दैट द एक्सपेरिमेंट क्लेम्स इज इनकरेक्ट।
ओके ये गवर्नमेंट के हमारे अटॉर्नी जनरल जो है उनके ऑफिस ने ये 13 जून को ये क्लियर कर दिया है कि ये ऐसी चीज़ कोई नहीं है, एक्सपेरिमेंट क्लेम ये जो है ये ऐसा कोई ये बोला ही नहीं है या ये गलत है। ओके 1 liter of ethanol consume 10,000 liter of water. Is that true or false? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत बात है। जिसने भी किसने बताया है वो क्या बोलते हैं, चावल जो है चावल उगाने के प्रोसेस से लेके वो बताया है। Okay. अगेन टेक्निकल जो मैंने आपको बात की कि हम सिर्फ वीडियो पे ध्यान देते हैं, तो एक्चुअली इथेनॉल जो बनाते हैं उसके लिए 3 to 5 लीटर्स डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 लीटर लगता है, क्योंकि सारे प्लांट जो है वो 0 वाटर लिक्विड डिस्चार्ज पे बने हैं। सभी का यही है, क्योंकि वो रिसाइकल वाटर होके ही सारी चीज़ें होती हैं। Okay. Ant and bees form fuel cap because of E20 containing sugar. ये तो इंडिया का सबसे बड़ा जोक हो गया है। It means कि मतलब जैसे गन्ने से इथेनॉल बनता है, तो ऐसा बोलना है कि ये जो पेट्रोल की अपनी कैप है उसको चींटियां लग रही है। मैंने आपको वीडियो भी आप वो शेयर करें। हम लोग वीडियो डाल रहे हैं इसके बाद इसमें, तो उस वीडियो में आपने देखा है कि जैसे वो हाथ पे भी अगर आप वो इथेनॉल लेते हैं, हाँ, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है पूरा, और इवैपोरेट हो जाता है, इवैपोरेट होता है। और पेट्रोल में भी मिक्स करते हैं ना, तो वो बिल्कुल घुल मिल जाता है। तो वहाँ कहाँ से चींटी तो मर जाएगी वहाँ पे आने के बाद। अभी अगला सवाल ये है मैम कि इथेनॉल इज हाई ऑक्टेन फ्यूल। यस, इसमें थोड़ा मैं क्लियर करना चाहूँगी। इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर लगभग 108 RON है। ओके जबकि सामान्य पेट्रोल का ऑक्टेन जो है इससे कम होता है। उच्च ऑक्टेन ईंधन इंजन में नॉकिंग को कम करता है। ओके हाँ, और इससे इंजन अधिक स्मूथ, सुरक्षित और सेफली काम करता है। ओके एंड E20 मतलब इथेनॉल 20% जो हम लोग अभी मिक्स कर रहे हैं, तो उसको कौन से टेस्ट किए जाते हैं? यस, उसके लिए देखो बहुत सारे टेस्ट किए हैं, वर्षों तक इसका परीक्षण किया है। इसमें है इंजन एंडोरेंस टेस्ट किया है, जो E20 लॉन्च करने से पहले लाखों किलोमीटर के रोड ट्रायल्स भी हुए इसमें। उसके बाद फ्यूल सिस्टम कंपेटिबिलिटी टेस्ट भी हुआ है। देन उत्सर्जन, जिसका हम इमिशन परीक्षण बोलते हैं, वो भी हुआ है। और ये जो है ये सारे अलग अलग सीजन्स में इसके परीक्षण हुए, जैसे समर में, विंटर में और रेनी सीजन में, इसमें सब में किए हैं। ओके, मतलब सारे एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के उसके सब टेस्ट हुए हैं। यस, कोई चीज लॉन्च होने से पहले इसके सारे परीक्षण 100% किए ही जाते हैं। ओके, क्योंकि सिर्फ एक की बात नहीं है ना। हाँ, जो मोटर व्हीकल इंडस्ट्रीज है उनको भी तो अपना वर्क करना है उनको। ओके, नेक्स्ट इज इथेनॉल फ्यूल के कौन सी प्रॉपर्टीज है जो बहुत अच्छी है? देखो, इसमें सबसे है इथेनॉल क्लीन बर्निंग फ्यूल जिसे बोलते हैं, वो इथेनॉल है। इसका जैसे रासायनिक सूत्र हम अगर बोलते हैं, केमिकल C2H2OH ये है इसका। इसमें पहले से ही ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद रहता है। इसके कारण क्या होता है कि ईंधन जो है ऑक्सीजन के कारण पूर्ण रूप से जलता है, मतलब उसका जो बर्निंग है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कम करता है, CO जो है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, इससे उत्सर्जन कम होता है। ये चीजें, और धुआं, और जो काले जो हम देखते हैं ना, मतलब ऑटो से धुएं निकल रहे हैं, बाइक से धुएं निकल रहे हैं, कार से धुएं ब्लैक निकल स्मोक रहे जो हैं, निकलता है वो कम होता है। इसी कारण सारे देशों में इथेनॉल का मिश्रण कंपलसरी किया है, जो कि मैंने आपको कौन से देश में कब से लॉन्च किया है वो आपको मैंने बताया। एंड नेक्स्ट है इथेनॉल इंजन को कूल रखता है, लेकिन इतना सब कुछ करने में उसको इतनी हाई एनर्जी लगती है, तो इससे बाइक का बोलो या कार का बोलो, इंजन कूल रहता है? जी, देखो इथेनॉल में अगेन मैं वीडियो पे आऊंगी, उसमें आपने देखा है इथेनॉल इवेपोरेट जल्दी होता है। हीट वेपोराइजेशन जो है उसमें पेट्रोल से ज्यादा इथेनॉल का होता है। वो हमने तो वो प्रूव भी करके दिया है। इंजन में प्रवेश करते समय गर्मी जो है उसको वो कम कर देता है। इनटेक एयर इससे ठंडी रहती है और नॉक कम होता है और कंबशन बेहतर होता है, जो मैंने आपको पहले से ही बताया है। इथेनॉल इंजन ऑयल खराब करता है? जी नहीं, इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये हमने पहले की इसमें क्लियर है, फिर भी अभी मैं बोलती हूँ। उसमें क्या होता है, जो वाहन E20 के लिए कंपेटेबल है, जो टेस्ट करके सारे किए, उसमें फ्यूल पंप उनका सुरक्षित भी रहता है। उसके बाद में फ्यूल इंजेक्टर जो रहता है, मेन जो चीज़ रहती है इंजेक्टर,
वो भी सुरक्षित है। रबर सील एवं ओरिंग जो है वो विशेष सामग्री से बने होते हैं अभी जो कंपेटेबल जो बने हैं वाहन उसके लिए। और ECU स्वयं फ्यूल एयर रेशो को नियंत्रित करता है। ये सारी चीज़ें, इसलिए इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता जो E20 कंपेटेबल वाहन है इसके लिए। इथेनॉल हैज हेल्पफुल टू कंबंशन, कैसे? ये देखो, इथेनॉल में ऑक्सीजन होता है, ये तो पहले मैंने वो केमिकल फार्मूला भी बताया। इसमें क्या होता है, फ्यूल जो है ये इथेनॉल जो है वो एयर मिक्सिंग अच्छी तरह से करता है, बेहतर तरीके से उससे होती है। उसके बाद कार्बन डिपॉजिट उसका कम बनता है क्योंकि वो इवेपोरेट जल्दी हो जाता है। उसके बाद में जो स्पार्क प्लग रहते हैं जिसपे वो चढ़ता है, क्या बोलते हैं, कार्बन चढ़ता है, वो जल्दी से साफ करता है। और इसी वजह से वो उसका क्या बोलते हैं, उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा बढ़ती है, कंबंशन ज़्यादा होता है। यस। ओके, आपका इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए आपको मतलब जो भी बॉयलर्स अगर आपको लगते होंगे तो बॉयलर्स के लिए ईंधन जो है वो आप लोग जो भी यूज करते हैं, तो वो आपने जैसे बोला कि अभी जो फार्मर्स का वेस्ट होता है, मतलब जैसे मराठी में जैसे आपने बोला कि पराठी का वेस्ट हो गया या फिर सोयाबीन का वेस्ट हो गया, तो इसमें और बॉयलर्स में और भी कुछ यूज करने के ऑप्शंस है आपके पास? जी, देखो इसमें तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी। पहले तो जैसे सोयाबीन का वेस्ट है, चावल का वेस्ट भी यूज करते हैं। लेकिन सोयाबीन का वेस्ट हो गया वो तो उसको तो मतलब जला देते हैं, नहीं जला भी देते हैं, उसको यूज भी करते हैं। जैसा मक्के का हो गया, सोयाबीन हो गया, ज्वारी का, उसका वेस्ट गायों को चारा या फिर बैलों को चारा एज एन फूड, मतलब एनिमल फूड वो यूज होता है। नहीं, वो कितना होता है क्योंकि वो ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं ना। आप कहीं गोरक्षण में चाहिए, जिनके पास गाय उनके पास चाहिए, डायरेक्ट सोयाबीन का अगर वो देंगे तो वो नहीं, बहुत हीट रहती है उसमें। जैसे अकेले ढेप वगैरह वो सारा डाल के देते हैं, सिर्फ सोयाबीन नहीं दे सकते वो लोग। तो इसीलिए ये बहुत सारा वेस्ट है ना, सिर्फ सोयाबीन का कुटर थोड़ी खाएंगे। सोयाबीन का वेस्ट अगर खाएंगे तो गाय दूध कहाँ से देगी? उनको तो प्रोटीन लगता है, गाय के मतलब दूध देने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा की जरूरत होती है। तो इसमें जैसे पलाटी बोला, सोया हस्कम जिसे बोलते हैं वो है। उसके बाद में राइस जो है, राइस का वेस्ट है। मूंगफली का जो मूंगफली निकाल लेते हैं उसके जो आउटर कवर रहता है, वो भी यहाँ पे वो भी यूज करते हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी बात है, अभी ये प्रयोग बहुत सक्सेसफुल होने के लिए टाइम है क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम बनने, वो है म्युनिसिपल का वेस्ट। जो भी सारे गांव की गंदगी है, जो भी सारा वेस्ट आता है कचरे के रूप में, उसको अगर हम बायोफर्गेट कर ले तो वो भी हम जला सकते हैं, उसको सारा जला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सिस्टम मतलब जैसा अभी गडकरी जी ने सारा वेस्ट वो रास्ते में भर दिया था। यस, रास्ते में भर दिया। वो तो वहाँ नागपुर में तो बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये म्युनिसिपल वेस्ट से बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। म्युनिसिपल वेस्ट से गैस भी बनता है। आपको पता है ना, CBG का अभी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। देखो, गवर्नमेंट 101% हमारे आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी, ये सारी टीम, गडकरी जी है और जो भी ये रिलेटेड सब टीम, पूरी टीम, भारत अमित शाह जी है, ये सारे टीम इसी में लगे हैं कि आत्मनिर्भर भारत। देखिए 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो पहला इनका सेंटेंस था कि आत्मनिर्भर भारत। तो हमने क्या लगा लिया, आत्मनिर्भर भारत मतलब ये बिजनेस करेगा वो। ये बड़ी आत्मनिर्भरता है हमारी कि हम विदेशों पे डिपेंड न रहे। अभी जब ये वार का माहौल था तो वार के माहौल में हम सारे पैनिक हो गए थे ना। अरे भाई डीजल नहीं मिला, भाई पुल का काल पुल करके, अब बिना गाड़ी के हम तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, ये कंडीशन है। अभी तो इसीलिए हमें आत्मनिर्भर होना जरूरी है, इसीलिए इथेनॉल को समझना जरूरी है और कुछ तो हमें भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन का जो भी वेस्ट है अभी वो कैसे यूज कर सकते हैं बॉयलर में? उसमें तो प्लास्टिक बहुत ज्यादा, प्लास्टिक उसका अलग करके प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स बना के वो रीयूज हो सकते हैं। और बाकी का जो मतलब बर्न हो सकता है, जो जल सकता है, वो सारा इधर यूज हो सकता है। अभी और एक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है सिमिलर वे में, वो है पैलेट इंडस्ट्री। यस, है ना? तो पैलेट मतलब उसको आप लोग गट्टू बोल सकते हो, जो मतलब अपने कुटार जिसको मराठी में बोलते हैं, तो वो सारा हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं, वो एक मशीनरी में जाता है जिससे पैलेट्स बनते हैं, गट्टू बनते हैं, एंड वो इंडस्ट्री में बॉयलर्स में यूज होते हैं। तो क्या उस इंडस्ट्री को स्कोप है आपको लगता है? हाँ बिल्कुल है। बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो फार्मास्यूटिक्स कंपनी है ना, वो सभी पैलेट ही यूज करते हैं।
बहुत मार्केट है, इन सारी चीज़ों का मार्केट बहुत है। हम्म आत्मनिर्भर बनने के लिए वो यह एम्पल अपॉर्चुनिटीज, Okay. बस वो अपॉर्चुनिटी सही तरीके से ले, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जाके ना देखे, ये मेरी सबसे अपील है। क्योंकि अगर इथेनॉल ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ही पैसा बच रहा है ना। डॉलर किसके जा रहे हैं? हमारा रुपया जा रहा है, मतलब किसी ना किसी घर के आदमी का तो पैसा जा रहा है ना वो। तो ये डॉलर बचा रहे हैं, ईंधन बचा रहे हैं। अब देखो ब्राजील ने 75 में चालू किया, होते सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे यंग इंडियंस भी ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। हम यहाँ से वो चौक तक जाना है तो हम पैदल नहीं जाते, हम बाइक पे जाते हैं। सो हम बहुत बड़े कस्टमर है ये जो क्रूड ऑयल के वगैरह, तो नहीं चाहते लोग। तो ये भी एक हो सकता है, ये मेरा वैयक्तिक मत है, ये किसी का नहीं है, ये मेरा वैयक्तिक मत है कि यहाँ पे ये ताकत भी काम कर सकती है। फर्स्ट तो आपके बचपन से शुरू करते हैं, आप कहाँ से हो प्रॉपर? हाँ, मैं मेरा नेटिव रिसोड था, मेरा बर्थ वाशिम में हुआ। फिर बाकी एजुकेशन वगैरह हुआ, हम लोग सारे सोशल वर्क्स में थे। और भाई फैमिली का भी बिजनेस बैकग्राउंड था, माँ बाप भी टीचर्स थे और बिजनेस भी थे उनके। सो वो बैकग्राउंड से मैं हूँ। हमारी एजुकेशन सोसाइटी 79 में हमारे पिताजी ने। आपका एजुकेशन क्या हुआ? मेरा LLB, मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस की एक 10-12 साल प्रैक्टिस की, जस्ट फॉर टेकिंग एक्सपीरियंस। फिर हमारा ऑलरेडी मुकुंद एजुकेशन सोसाइटी करके सोसाइटी थी, उसमें फिर कॉलेजेस किए। एक बार गडकरी साहब बोले कि नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी एजुकेशन नहीं है तो वहाँ पे एजुकेशन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमने वो लाइन पकड़ ली। फिर सारे हायर एजुकेशन, मतलब मुझे बहुत, मैं प्राउड फील करती हूँ कि ये बताने में कि इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट था मेरा, BEd कॉलेज फर्स्ट था। ये सारी जो कॉलेजेस है ये सारे फर्स्ट टाइम वाशिम डिस्ट्रिक्ट में हमने चालू किए। फिर अकोला में भी बड़ा कैंपस है और वाशिम में ऐसे है। फिर एक बार मतलब सन्मति इंजीनियरिंग कॉलेज, BEd कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये सारे मुकुंद एजुकेशन सोसाइटी के अंदर काम करते हैं। मतलब सारे ही है एक्सेप्ट मेडिकल। इंजीनियरिंग है, BEd है, लॉ कॉलेज है, फिर नर्सिंग है, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, इंजीनियरिंग में BTech, MTech, 5 ईयर लॉ कॉलेज है, ITI है। और नॉट ओनली दिस, हम 20 मतलब पूरे वर्ष भर में, पूरे साल तक हमारा कैंपस प्लेसमेंट चलता है। हम मेगा जॉब फेयर करते हैं 3 दिन का, जो कि मेरा बर्थडे रहता है तो वो मैं रोजगार ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। रोजगार दिवस जो बोलते हैं वो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो 3 दिन का मेगा जॉब फेयर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चों को हम जॉब दें, सारे ही लोगों के लिए, जो 12th पास है उसके लिए भी मेरे पास जॉब है, और जो फाइनल है उसके लिए भी। हमारी खुद की वेबसाइट भी है जॉब फेयर की, तो उसमें सारी अभी स्क्रीन पर आपको जो वेबसाइट दिख रही है वो मैम की वेबसाइट है। यस, वो जॉब फेयर की है, वहाँ सब लोग रजिस्टर कर सकते हैं, हम जॉब भी देंगे, हमारे इंडस्ट्रीज भी हैं। बिल्कुल। ये होते होते एक बार मैं गडकरी सर से मिलने गई थी। हम लोग सबसे पुराने लोग एजुकेशन सेक्टर में काम करते थे। तो फिर हम गए तो इथेनॉल का विषय आया, तो बोले आप क्यों नहीं डाल रहे? बोले कहाँ, मेरा तो ये नहीं। बोले आप कर सकते हैं। तो फिर हमने उसकी शुरुआत कर दी। उनका एक प्रोत्साहन मिला मुझे, और फिर इथेनॉल का मैं और मेरे भतीजे हैं, नीरज है, तो हम, वो भी इंजीनियरिंग फील्ड से, तो उसने भी कहा कि चलो हम डालेंगे। तो फिर 6 महीने तक हमने सारे इंडस्ट्रीज को विजिट की, और फिर उसकी सारी प्रोसेस प्रक्रिया की। बहुत दिक्कतें आई पर फिर भी। और ये सबसे कि वाशिम जिला, वाशिम, अकोला, उसके बाद हिंगोली और बुल्ढाना, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में अपनी जो ये है इथेनॉल का जो है, ये स्टैंड अलोन है, और बेसिकली पहली इंडस्ट्री है मीडियम स्केल इंडस्ट्री। बढ़िया। अभी एक सवाल मेरे दिमाग में और एक चल रहा था कि VW जैन ग्रुप जो है उसका मतलब वो कैसे वर्क करता है, आप क्या रोल करते, आपका क्या रोल है उसमें? मैं उसमें चेयरमैन हूँ, मुकुंद एजुकेशन सोसाइटी की भी मैं चेयरमैन हूँ। क्या है ना, एक ग्रुप के अंदर मतलब इतने सारे कॉलेजेस है, करीब 15 कॉलेजेस है, इंडस्ट्रीज 2 है, फिर एक बैंक है, एक विजय अप्रैल करके हम खादी का बहुत बड़ा यूनिट चलाते हैं। मतलब जो व्यूवर्स है उनको काम देके हम उसका मार्केटिंग ये सारी करते हैं। तो ये सारे जो है बिजनेस एक शेल्टर के नीचे आए, इसलिए ये VW जैन ग्रुप किया। हर एक के अलग अलग नाम है। तो ये मतलब पेड जो है वो VW ग्रुप है। हाँ,
एंड बाकी ये सब उसकी डालियाँ ब्रांचेस है। एज अ एंटरप्रेन्योर वुमन आपको क्या लगता है कि अभी वुमेन्स जो है वो किस बारे में ज़्यादा उन्होंने ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा काम करना चाहिए, या फिर कैसे अगर कोई वुमन अगर ये पॉडकास्ट देख रही है, अगर उनको कुछ करना है ज़िंदगी में तो उन्हें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? पहले तो क्या करना है ये डिसाइड करना चाहिए। ओके, पहले एम डिसाइड कर लो, टारगेट क्या है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं वो डेस्टिनेशन फाइनल करती हूँ कि मुझे अगर आपके यहाँ आना था तो आई डिसाइडेड इन मॉर्निंग कि मुझे जाना है, तो वो हिसाब से मैंने तैयारी की। एक इसमें क्रॉस करो, मेरे एक दोस्त अतुल भैया करके, तो उनका एक स्ट्रक्चर बहुत सालों पहले बताया था उन्होंने मुझे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं घर से बोलूँ तुझे कि तेको कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल तुझे वाशिम जाना है, तो तुझे बस पता है कि वाशिम जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पता नहीं। अगर वो तू डेस्टिनेशन पे जा भी रहा है तो उसका रास्ता तेको पता नहीं, वो रोड मैप क्रैक करके जाने को तेको 1 घंटा लगेगा। लेकिन अगर वहां से बोलूँ कि तुझे वापस घर पे आना है तो तू आधे घंटे या फिर 45 मिनट्स में आ जाएगा। तो इट्स अ सीन कि अगर आपको आपका टारगेट पता है, उसका रोड मैप पता है, तो आप जल्दी अचीव कर लेंगे या फिर टारगेट हिट कर देंगे, है ना। अगर वो नहीं पता है, मैम का मतलब वही है कि अगर आपको आपका टारगेट ही नहीं पता है तो आप उसको हिट ही नहीं करोगे। एग्जैक्टली। और देखिए, जब हम एक टारगेट अचीव करते हैं तो ये पक्का डिसाइड करके चलना है 100% कि ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही आएंगे। ओके, हमने बहुत फेस किए। उसमें हमारे जमाई रहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जवाई बोलती हूँ उनको। तो बहुत रिस्पेक्टेड पोस्ट है, तो हर एक चीज़ में बहुत अच्छा है ना। अपने यहाँ पे एक टेंडेंसी है, लोग जल्दी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। आपको मालूम है कि अरे भाई ये ऑफिस में कैसा करना है, तो नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पुश एंड पुल नहीं करता है, नहीं, सब लोग पीछे खींचने के लिए और इसमें ना वो अपोजिट पुल करते हैं। एग्जैक्टली। और ना एक मतलब मैंने जो सारे मतलब कॉलेज के टाइम से देखा है, सब ना आपको बेवकूफ समझते हैं। पहली चीज कि अरे सामने वालों को क्या पता है, इस टाइप का। हमें भी बहुत दिक्कत आई। हमने जिस को अगेन ये थोड़ा अलग विषय है, पर ये जानना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। हाँ। देखिए, जब कोई इंडस्ट्री करते हैं आप, तो पहले तो टेक्निकल और लीगल बातें बहुत अच्छे से देख लेना है। अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रही हूँ तो अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें ईच एंड एवरीथिंग हो। मैंने तो मेरा कम से कम 25 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट था, फिर भी सामने वाले पे विश्वास रख के मेरे 6 महीने चले गए, क्योंकि भाई अरे अच्छा कर रहा है ना। तो ये चीज़ में धोखा भी बहुत मतलब ये जनरल टेंडेंसी है। तो बेसिकली मेन चीज़ ये है कि देखो, आपको अगर कुछ करना है तो पहले तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए खुद वो इंडस्ट्री देखो। मतलब जो भी काम करना है, नॉट अबाउट इंडस्ट्रियल, कुछ भी काम करना है तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास में चाहिए। डेप्थ तक जाना है आपको कि इसकी सिस्टम क्या है। सामने एक के पास एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दूसरे के पास दूसरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपको 10 जनों के पास जाके वो सारा डेटा कलेक्ट करना है और फिर आपको उसमें जाना है। दूसरी बात है, जैसे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस रहते हैं इंडस्ट्री में या किसी भी कॉलेजेस में रहो, कुछ भी करना है तो जैसे हम अगर ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है तो हमारा क्या रहता है, हमको आधार देना है, ये देना है, दैट इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब पहले ही समझ के वो सारी चीज़ें करना है। लोन प्रोसेस में क्या लगता है, देखो हम लोग ना टैक्स बचाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें पता है, कि हम टैक्स बचाते हैं, फिर तुम्हारा नेटवर्थ कम हो जाता है। बैंक लोन किसके हिसाब से देगी, जो आपके भी नेटवर्थ पे। अगर मैं बोलूँगी मुझे नहीं अभी 1000 करोड़ चाहिए, तो नहीं है, मेरा नेटवर्थ नहीं है, मेरा 200 करोड़ का नेटवर्थ है, तो मुझे उतना ही लोन मिलेगा। ये फैक्ट है। तो हम लोग जो इसमें बचाने के चक्कर में हम आगे का हमारा नुकसान कर देते हैं। तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम टैक्स नहीं भरते हैं तो प्रॉपरली टैक्स भरो। एडिशनल बिजनेस करते हैं तो छोटा बिजनेस भी टैक्स में भरो। देखो, टैक्स भरना कोई गुनाह नहीं है, ये तो तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगेगा। अभी जो हम जीएसटी भर रहे हैं, लोग चिल्लाते हैं जीएसटी। अरे जीएसटी की वजह तो रास्ते बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा जो है टैक्स भर के हमारा नेटवर्क अच्छा बनाना, फिर लोन के लिए अप्लाई करो। फिर लोन के लिए क्या लगता है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पहले से रेडी होना चाहिए। ये सारा जब रेडी हो जाए तब आप बैंक के पास जाओ, 8 दिन में तुम्हारा लोन सैंक्शन होता है।
अगर आपकी बैलेंस शीट ठीक है तो बैंक भी आपको बैलेंस देने के लिए पीछे नहीं हटती है। देखो सिर्फ कैलिबर पे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, एक आउट ऑफ द बॉक्स और एक सवाल मेरा ये है कि विच वन इज योर फेवरेट बुक? आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सी किताब है जो आप सबको रेफर कर सकते हो? पढ़ के तो कोई बड़ा नहीं होता, हाँ, काम करके बड़ा होता है। काम करके हाँ, देखो, मतलब आपने जो सवाल किया ना मुझे क्या पढ़े और किसको फॉलो करती है, नहीं मैं मुझे ही फॉलो करती हूँ। सबसे एक्सपीरियंस लेके देखो अगेन करना है। मुझे ऑनरेबल गडकरी सर ने बोला कि चलो इथेनॉल डाल दो, अच्छा है, आगे भविष्य है, उन्होंने बोल दिया तो मैंने बस हाँ चलो बताइए क्या करना है बताइए। अगर रोज रोज मैं जाती थी उनके पास तो वो बोलते थे अच्छा चलो रहने दो, यही खत्म कर दो इसको। तो जो भी चीज़ है वो हमें खुद करना चाहिए और खुद बनना पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे हैं ना मैं ही अर्जुन मैं ही राम, हाँ, तो ये चीज़ें हमें खुद करनी पड़ेगी। एक यहाँ पर मतलब मैं ऐसा क्रॉस हो सकता हूँ यहाँ पर कि मुझे ऐसा लगता है कि किताबें इसलिए पढ़ना जरूरी है कि जो आदमी ने 20 साल एक्सपीरियंस करके अगर आपने एक आध किताब लिखी है ना, तो ये जो इथेनॉल का प्रोडक्शन आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या बेसिक चीजें की, वो मुझे डायरेक्टली मिल रहा है। ऑलवेज हर बार ना हार्ड वर्क करना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जैक्टली, स्मार्ट वर्क करो, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो हर बार। अभी पहले ऐसा होता था कि हम लोग स्क्रिप्टिंग करते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। नाउ वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं क्यों दिमाग लगाऊं? अगर एक चीज करने के लिए मुझे 5 मिनट लग रहे हैं एंड यही स्क्रिप्टिंग करने के लिए मुझे 2 घंटा लग रहा है, मैं 2 घंटा वेस्ट नहीं कर सकता। आई हैव अनदर वर्क। सो मुझे ऐसा लगता है कि किताबें पढ़नी चाहिए, बहुत नहीं पढ़ना चाहिए। अभी 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 सिनेरियो चेंज हो चुका है। देखो हमारा टाइम अलग था। मैंने पहले मेरा पहला प्रोजेक्ट था बेकरी का 1991 में। तो वो बेकरी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए मैं मेटकॉन करके एक संस्था थी पुणे में है वो प्रोजेक्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बना के नहीं दिया, बोले आप ये सारा डेटा ले आओ हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देते। तो मैं सारे वो अजित बेकरी नागपुर की है वो, ये सारे पॉपुलर है। जैसे अभी हमने खादी का दिया। अब खादी का मुझे त की प पता नहीं था। हमारे गुरु थे आचार्य श्री विद्यासागर, उन्होंने एक दिन मुझे ऐसे ही बोले देखो तुम्हें ये चालू करना है। बोले आचार्य से मुझे इसका कुछ भी पता नहीं, भोपाल में थे तब आचार्य से। तो मैं उनकी शिष्या हूँ, बहुत गर्व के साथ मुझे ये बताने में खुशी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये चालू करना है। बोले आचार्य से कुछ नहीं। अरे बोले इतने सारे कॉलेज चले तो ये क्या चीज़ है तुम्हारे लिए? ठीक है मैं आचार्य से आपने बोला कर देती हूँ, 6 महीने में आपको रिजल्ट देती हूँ। तो 4 महीने में सारे मैंने सब जगह घूम ली, कलकत्ता, माहेश्वर, कहाँ से आती है, प्योर कहाँ पे मिलता है, ये सारी चीज़ें देखा और फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया। 6 महीने में सारे कपड़े रेडी करे और उनके जाके दिखाए। तो बेसिकली तब का जमाना अलग था। अभी क्या है ना, अभी मुझे इथेनॉल बनाना है ना तो मैं ही 10 चीज़ें चैट जीपीटी डालती हूँ। तो वो आपको अगर इथेनॉल डालना है तो आपने अगर डाल दिया प्लीज गिव मी द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ इथेनॉल एंड विच मतलब हर्डल्स क्या आते हैं वो दे दो, तो वो सारा दे देगा। अभी थोड़ा सा इजी वे हो गया, बहुत इजी हो गया। अभी आप अब अगर बोलेंगे ना बच्चों को कि अच्छा ये प्रोसेस क्या है जरा किताब में पढ़कर, तो बोल 2 मिनट में चैट जीपीटी करके देता हूं। तो इसीलिए अभी मतलब एक दशक से पहले का टाइम अलग था, अभी का अलग है। मैं मतलब हम लोग जो है ना हम गोल्डन एरा में है। हमने वो भी चीज देखी है, साइकिल भी चलाई है और आज कार भी चला रहे हैं। यस, सो हम एकदम एंड ऑफ एंड में आ चुके हैं। अभी मेरा एक आखिरी सवाल है कि आरआरसी प्रेजेंट अनफिल्टर्ड विद आरजे अजिंक्य, मतलब अजिंक्य के साथ बात करके आपको कैसा लगा एंड जाते जाते व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? जी पहले बात तो आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, मतलब मुझे भी पता नहीं था। मैंने आपके दोस्त स्वप्निल सर से बात की तो उन्होंने कहा अजिंक्य आपका भी एक सैंपल भेजा सेम है जो है वो अकोला में इतनी अच्छी सुविधा है, मुझे पता नहीं था। अब हम लोग बार बार आएंगे, बहुत सारी नए टॉपिक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सब तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप एक जरिया हो जिससे हम, और सो बहुत बहुत थैंक्स आपका। और इसमें मैं बस जाते जाते एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई देखो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, यूट्यूब वाले यूनिवर्सिटी है, जो आधे अधूरी बातों पर विश्वास न कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कोई आपसे खिलवाड़ नहीं करना है। हम लोग वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली हेड है, पूरे इंडिया के हेड है, तो वो तो चाहेंगे कि हमारे देश का विकास हो, हम आत्मनिर्भर बने। ये सारी चीज़ों के लिए बहुत मेहनत ये लोग कर रहे हैं, अपना पूरा लाइफ उन्होंने, हमारे माननीय पंतप्रधान जी है, सारे मिनिस्टर्स है, गडकरी जी है,
इनको मतलब कोई शिकायत नहीं रहती, उनका कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहता, पर ये भारत को आगे लाने में, भारत को मतलब क्या, हम लोगों को, हाँ हम लोगों को आगे लाने में, हमारा क्या बोलते, दरडोई हमारा इनकम बढ़ने में, हमारा पर्सनल इनकम बढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मेरा ये कहना है भाई अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, तथ्य है ये जो मैंने सारे तथ्य, आपने मेरे पास में बहुत सारे पेपर्स देखे होंगे, ये सारे बिल्कुल प्रूवन डॉक्यूमेंट्स है, ये हम सारे लोगों ने काफी रिसर्च करके बात की है मैम बिल्कुल से बिल्कुल कि तो सारे मिथ जो है वो दूर हो जाए। हाँ, बिल्कुल। तो कोई कौन सा भी देखो वीडियोस अच्छे लगते हैं हमें, पर अच्छे लगते समय उसके पीछे क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमारा ही नुकसान है और हम आगे न बढ़े इसके लिए बहुत सी ताकतें काम कर रही हैं, तो इसको हमें ही रोकना है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि कोई भी चीज़ का आरोप करने से पहले या कोई चीज़ गलत है, इसके लिए सारे म्हणतात ना, मराठीमध्ये म्हण आहे, नाण्याला दोन बाजू असतात, दोन बाजू सिक्के को दो साइड रहते पहलू हैं, होते हैं। हाँ, यस सही भी होता है और झूठ भी होता है। तो वो सही झूठ की पहचान करके अगर हम आगे चले तो हमारा विकास, मैं भारत का विकास बोले तो हमारा विकास है, और हम नंबर 1 बनने में कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज यंग इंडिया हमारे पास है। तो इसीलिए बहुत सब लोग बिल्कुल अभी ये करें, क्योंकि सबकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, हम ही एक है जो हम अभी सब चला सकते हैं। तो जो आदरणीय मोदी जी का जो सपना है विश्व का नंबर 1 भारत को, तो ये जो हमारा दौड़ चल रहा है इसके लिए हम सब साथ दें। कैसा साथ दें कि भाई जो सही है वो सही को सही माने, गलत है तो उसका परीक्षण करे और फिर प्रॉपर अथॉरिटी पे जाए, ना कि सोशल मीडिया पे डाल के गलत भ्रम फैलाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आपका इतना कीमती समय आपने आरासी को दिया, अनफिल्टर्ड विद आरजे अजिंक्य में दिया, एंड नाइस टू मीट यू। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इथेनॉल के बारे में बहुत सारे मिथ्स थे जो अभी तक क्लियर नहीं हुए थे। काफ़ी यंग जनरेशन है जो इसको लेकर बहुत सारे उनके दिमाग में भी कंक्लूजन चल रहे थे कि व्हाट मतलब आगे क्या हो सकता है इथेनॉल का ज़्यादा यूज़ करके, है ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी एनवायरमेंट, है ना। एनवायरमेंट अगर सेव हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे लोग 100% इथेनॉल हो जाए, है ना। हम अगर देखो पेट्रोल अगेन जमीन से निकलता है ना, तो हम तो एनवायरमेंट को सालों से उसको खा रहे हैं। हाँ, यूज कर रहे हैं पेट्रोल को खा ही रहे, यूज करना अलग बात है, हम लोग खा रहे हैं डायरेक्टली। और इसमें क्या आता है, खनिज कहाँ से आता है, तो अपने अर्थ से आता है ना। तो अगर ये चीज़ 50% पे हो गए तो हम हमारे धरती माँ को बचाने में हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। 100%। थैंक यू एवरीवन।